हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने शुरुआत करी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन से जुड़े सीईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उसके अभी हम सेकंड पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया है? अ कंप्लीटली फिल्ड वाटर टैंक ऑफ हाइट स्मॉल एच हैज़ अ होल एट द बॉटम. The total pressure of the bottom is 4 times of H and the atmospheric pressure is H. The velocity of water flowing out of the hole is. देखो, ये है हमारा water tank. Let's say it is completely filled. The depth of this water tank is given as small h. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को h बोला है और जो बॉटम में प्रेशर है उसे कितना लिखा है? 4h. तो यहाँ से ना हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम ये कितना होगा? दैट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम वुड बी 4h माइनस h विच इज इक्वल टू 3h. यही तो हमारा गेज प्रेशर होगा, राइट? फिर आगे क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल. तो अगर बॉटम में मान लीजिए मैं यहाँ पे होल ले रहा हूँ तो यहाँ से फिर जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखिए, स्टार्टिंग में जो सरफेस है उसे मैं सेक्शन 1 कंसिडर कर रहा हूँ. वहाँ पर वेलोसिटी अगर v1 है तो बॉटम में मेरा सेक्शन 2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है. सो v2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करना है? तो फिर से अभी बर्नौलिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे. क्या कहता है बर्नौलिक इक्वेशन? वो कहता है भैया सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक एनर्जी हेड क्या होता है? कांस्टेंट होता है. सो सेक्शन 1 पे देखिए, सेक्शन 1 पे अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं सो दैट वुड बी P1 प्लस रो जी इंटू हाइट. अब देखिए, ये जो बॉटम है टैंक का इसे ही मैं रेफरेंस मान रहा हूँ. तो रेफरेंस से हाइट कितनी है सरफेस 1 की? दैट इज स्मॉल h. प्लस अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हेड कंसिडर करूंगा मैं हाफ ऑफ रो v1 का स्क्वायर. बट ये जो v1 है ना, फॉर अ लार्ज टैंक, अगर बहुत बड़ा टैंक है तो v1 ऑलमोस्ट 0 कंसिडर किया जाएगा एज कंपेयर टू बॉटम. तो यहाँ पर v1 अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का हेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, विच इज़ P2 प्लस रो जी एच टू एच. अब देखो, ग्राउंड से ही अगर मैंने हाइट कंसिडर की है यहाँ ग्राउंड से, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही हो गई, तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या बचता है फिर हमारे पास? वी आर लेफ्ट विथ इज 1/2 रो v2 का स्क्वायर. चलेगा. अब देखो P1 कितना है? P1 इज द प्रेशर एट टॉप विच इज h प्लस रो जी एच. अब रो जी एच मतलब बेसिकली ये गेज प्रेशर है और वो कितना आया था हमारा? 3 टाइम्स ऑफ h. सो h प्लस 3 टाइम्स ऑफ h. अगेन P2 की वैल्यू. अब P2 क्या है? P2 सराउंडिंग फ्लूइड का प्रेशर है एट दिस ऑरिफिस. तो ऑरिफिस कह लीजिए या बॉटम का जो होल है उसके सराउंडिंग में भी तो एटमॉस्फेरिक एयर ही है, और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर फिर से यहाँ पे कितना दिया है? वो h ही दिया है. इसका मतलब है P2 की भी वैल्यू h होगी. अगर आपको अच्छे से याद हो तो जब हमने स्पीड ऑफ एफ्लक्स को सॉल्व किया था तो इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करना पड़ा था ऑरिफिस के बाहर जब लिक्विड आ रहा था उस समय. ठीक है. सो अगेन h व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज हाफ ऑफ रो v2 का स्क्वायर. अब देखो h तो वैसे ही चला गया. वी हैव थ्राइस ऑफ h इज 1/2 रो v2 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 6 टाइम ऑफ h अपॉन रो इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर. सो भैया v2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6h अपॉन रो. ठीक है. कौन सा ऑप्शन मैच होता रहा? यस, ऑप्शन सी. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है हमारे पास? अ क्लोज पाइप कंटेनिंग अ लिक्विड शोड अ प्रेशर P1 बाय गेज. तो एक क्लोज पाइप है जिसके अंदर लिक्विड है, वहां पर प्रेशर P1 इज शोन विथ हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रेशर गेज. व्हेन द वाल्व इज ओपन्ड प्रेशर वॉज रिड्यूस्ड टू P2. द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप इज. तो देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ. मान लो ये पाइप है, ठीक है. इनिशियली वो क्लोज है. यहाँ पर मैं पहला सेक्शन ले रहा हूँ. पहले सेक्शन पर प्रेशर कितना बताया है? P बताया है. सो सेक्शन 1 पे प्रेशर है P1 बताया है. और बाद में बोल रहे हैं कि इस वॉल को खोल दिया जाएगा. जैसे ही इस वॉल को खोलते हैं तब प्रेशर कितना ड्रॉप हो रहा है? P2 दिखाई दे रहा है. और आपको पूछा क्या है? वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप इज. तो V2 पूछा है. अब एक बात बताना, इनिशियली जब ये पाइप क्लोज रहा होगा उस समय स्पीड ऑफ लिक्विड इनसाइड द पाइप V1 कितनी रही होगी? 0.
V1 कितनी रही होगी 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बर्नौलीज एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ P1 प्लस, अच्छा पाइप हॉरिजॉन्टल अगर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड का कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग सिंपली हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। चलो अब V1 0 है तो कुछ रखने का तुक ही नहीं बनता। सो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। अब V2 फाइंड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। सो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर V2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो रेस्ट टू द पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट में आ गई ये टर्म। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग इन अ कोनिकल ट्यूब एज शोन इन फिगर, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एरिया A2 इज 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये है एरिया A2, यहाँ पर उन्होंने वेलोसिटी देकर रखी है, हाउ मच इट इज़ 60, यहाँ पर इसको मैं V2 लिखता हूँ। सो V2 इज 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो बेसिकली इट इज 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 आर, A1 कितना दिया है, A1 इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, A2 इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। द प्रेशर डिफरेंस एट बोथ द क्रॉस सेक्शन इज, तो दोनों ही क्रॉस सेक्शन में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर पाइप को देखो तो ये एक हॉरिजॉन्टली कोनिकल पाइप माना जाएगा। इस केस में अगर बर्नौलीज इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। चलेगा। अब देखो P1 माइनस P2, क्योंकि हमें पूछा है प्रेशर डिफरेंस, P1 माइनस P2 को निकालना है तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब V2 की वैल्यू देकर रखी है बट V1 की वैल्यू देकर नहीं रखी है और प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, V2 और V1 दोनों की वैल्यू पता करने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 V1 इज A2 V2, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो A2 V2। ठीक है, आई होप कि इतना आपको ध्यान में आ रहा है। चलिए A1 की वैल्यू देकर रखी है, कितनी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, बट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों एरियाज है, ये दोनों एरिया ये रेशो में है एक दूसरे के साथ, है ना। सो आपने 10 टू द पावर -4 लिखा भी तो उधर भी 10 टू द पावर -4 आएगा, वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखते बैठ रहा हूँ। देन हाउ मच इज V1, आर वी गिवन द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू V1, नो। सो हमें V1 को जैसे के वैसे ही लिखना है। देन A2 इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V2 इज 60 इंटू 10 टू द पावर -2। तो हो गया भैया 5 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो V1 is basically 60/2 into 10 to the power -2. So I can write V1 is how much, 30 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड। चलो अब क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हैं हमारे इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा भैया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2। अब डेंसिटी कितनी होती है, किस कौन से फ्लूइड की बात करी है, वाटर की। वाटर की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज V2, V2 is 60 into 10 to the power -2 का स्क्वायर, that is 30 into 10. So I am writing 60 square minus 30 square into 10 to the power -2 का स्क्वायर हो जाएगा, that is 10 to the power -4, which I am directly taking common. So now what we are having here is, चलो सॉल्व कर रहे हैं। So P1 minus P2 comes out to be 10 to the power 3 into 10 to the power -4 is 10 to the power -1 इंटू, भैया देखो इस 60 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस ये है हमारा ऑलरेडी 30 का स्क्वायर, तो यहाँ से 30 का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो 30 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। फिर क्या बचता है हमारे पास बचता है 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 2 तो है ही। सो देखो 4 माइनस 1 इज 3 एंड वी हैव 3 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 30 का स्क्वायर इज 900 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, सो 3 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बचता है, सो दैट वुड बी दिस इज 45 एंड 45 3 जा 135, सो P1 माइनस P2 कितनी आई निकल कर वैल्यू 135 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन सी अगेन, चलेगा ना। आगे क्या बोला है, an incompressible fluid which is basically an ideal fluid is flowing through a non-uniform cross-section tube PQ as shown in figure from end P to end Q. So end P से end Q ऐसे liquid flow हो रहा है। If Kp and Kq are kinetic energy per unit volume of the fluid at end P and end Q respectively, then फिर आपको अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन को शो किया है और बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो पहला जो एंड है, ये पहला एंड और सॉरी ये जो पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन है, इनके बीच में हम अगर बर्नौलिस थ्योरम लगाते हैं तो क्या कहता है बर्नौलिस थ्योरम, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो Kp और Kq के फॉर्म में लिखी है। तो अगर ये सेक्शन P है 1 और 2 है सेक्शन Q, सो दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा P1 प्लस ये जो P सेक्शन है इट इज एट द बॉटम, तो अगर मैं बॉटम को रेफरेंस मानता हूँ सो H1 की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हेड है उसे कंसिडर किया नहीं तो भी चलेगा। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर। अब देखिए ये हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर बेसिकली है क्या, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अगर आप इसको फिर ये v इज वेलोसिटी, अगर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो बेसिकली हाफ रो V1 का स्क्वायर इज नथिंग बट Kp, दिस इज नथिंग बट Kp। यही तो इन्होंने बोला है, इफ Kp एंड Kq आर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर ये Kp है तो क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको ढंग से, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 इज H प्लस दिस इज हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। चलो P1 प्लस Kp इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H प्लस Kq, ठीक है। चलो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो P सेक्शन है, P सेक्शन के पास एक है प्रेशर हेड, ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड फ्लो होगा, और दूसरी बात है Kp की। सो Kp एक काइनेटिक एनर्जी को हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉटम में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ज़्यादा एनर्जी किसके फॉर्म में है, ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है Kp की वैल्यू Kq से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इन सेकंड सेक्शन इफ यू सी वी हैव प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एज वेल। सो अगर टोटल एनर्जी की बात करी जाए तो टोटल एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, whereas in first case kinetic energy is forming major part of energy that is associated at section P. So basically we can say that Kp is greater than Kq. So option D चलेगा। Now next question is, a drum of radius capital R full of liquid of density d is rotated at angular velocity omega radian per second. The increase in pressure at the center of the drum will be। देखो मैं ऐसा एक ड्रम ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दिस इज अ ड्रम, ये है हमारा ड्रम, इस ड्रम की रेडियस देकर रखी है कैपिटल आर, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के रिगार्डिंग वो घूमेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बोला क्या है, इट इज फुल ऑफ डेंसिटी डी। सो इसके अंदर जो भी लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी को उन्होंने डी मार्क करके रखा है ना। द इंक्रीज इन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द ड्रम विल बी, अगर ये रोटेट होगा तो प्रेशर कितने से इंक्रीज होगा ऐसे पूछा है। मान लीजिए आपका जो ड्रम है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो सारा फ्लूइड रेस्ट में होगा, लेकिन जैसे ही वो रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन आएगा पिक्चर में,
पिक्चर में आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब ड्रम रोटेट कर रहा होगा तो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। और कहाँ कहाँ लगेगा, वो अक्रॉस दिस पूरे सरफेस एरिया पर लग रहा होगा दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। और प्रेशर कितने से इंक्रीज होगा, तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स पिक्चर में आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो भी प्रेशर क्रिएट हुआ होगा वही अब इंक्रीज प्रेशर होगा इस पूरे सिलेंड्रिकल वेसल में जितना भी लिक्विड है उसके ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं, हम जानते हैं भैया प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो एरिया है वो सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया क्योंकि पूरे के पूरे सिलेंडर पर लगने वाला है। सो इतना ही प्रेशर फिर एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा। सो आई एम राइटिंग P इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज अगर इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल सरफेस को आप देखो तो 2 पाई r ये हुआ उसका सरकमफ्रेंस। और हाइट अगर मैं h से रिप्रेजेंट करता हूँ किसके, इस पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट अगर h है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इंटू एच। चलेगा ना, आगे बढ़ते हैं। सो P इज इक्वल टू, ना ये जो m है, m इज मास एंड मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा पूरे सिलेंडर का, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, दैट वुड बी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू एच। लेकिन इन्होंने डेंसिटी को डी वर्ड यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे, रो को डी लिखना पड़ेगा। चलो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, आर आर कैंसिल हो रहा है, पाई पाई भी कैंसिल हो रहा है और कुछ हो रहा है क्या, यस एच एच भी कैंसिल हो रहा है। सो इंक्रीज इन प्रेशर दैट इज इक्वल टू डी आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2। सो कौन सा ऑप्शन है, डी आर स्क्वेयर, यस डी आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2। सो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहे हैं इंक्रीज इन प्रेशर, भैया इंक्रीज इन प्रेशर कब आएगा, जब उसमें जब रोटेशन होगा तो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा और ये एक्स्ट्रा फोर्स और कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कॉजेज द इंक्रीज इन प्रेशर, दैट प्रेशर वी हैव फाउंड थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। द क्वेश्चन इज glycerin of density 1.25 into 10 to the power 3 kg per meter cube is flowing in a conical shaped horizontal pipe. Cross sectional area of the pipe at the both end is given as 10 centimeter square and 5 centimeter square respectively. Pressure difference at both the end is 3 Newton per meter square. Rate the flow of liquid in the pipe. अब flow of liquid in the pipe is dV by dt। तो हमें क्या पूछा है, we have to find dV by dt। तो इस तरीके से मैं कोनिकल पाइप ले रहा हूँ विच इज़ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। सो A1 V1 A2 V2 ये तो हम जानते ही है कंटिन्यूटी इक्वेशन के कारण। चलेगा, नाउ इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर जो लिक्विड है वो है ग्लिसरीन और ग्लिसरीन की डेंसिटी देकर रखी है। तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाउ मच, 1.25 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। एरिया दिया है A1 इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड A2 इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इससे हम इनके वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं एंड वी हैव बीन गिवन प्रेशर डिफरेंस एट बोथ द एंड। सो ये है मान लीजिए P1, ये है P2। सो P1 माइनस P2 उन्होंने देकर रखा है, कितना दिया है P1 माइनस P2, इट इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पूछा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द पाइप बताइए। तो dV क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो आप मान लीजिए A1 लिख रहा हूँ मैं, A1 इज द एरिया ऑफ सेक्शन 1। अगर मुझे V1 पता हो गया तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड दैट इज dV by dt। तो चलिए सबसे पहले A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इसको लिख लेते हैं। अब मुझे A1 की वैल्यू दी है 10, A2 की वैल्यू दी है 5। तो यहाँ पर मैं V1 और V2 के बीच में रिलेशन ले सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, दैट ये देखिए दिस इज 5, 5 1 5, 5 2 10। सो बेसिकली V2 इज 2 टाइम्स ऑफ V1। इतना ठीक है। चलो बर्नौलिस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज नथिंग बट 1/2
रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, P1 माइनस P2 की वैल्यू देकर रखी है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना दिया है 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू, चलो V2 कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ V1, तो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम V1 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पर हो गया V1 का स्क्वायर कॉमन, वी हैव 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ। 2 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू V1 का स्क्वायर। सो भैया 2 डिवाइडेड बाय 1.25 ऊपर रह गया 10⁻³ दिस इज V1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आई एम राइटिंग हियर 200 डिवाइडेड बाय 125। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, दो डेसिमल मैंने शिफ्ट कर लिए। सो 200 को 125 से डिवाइड करेंगे, सो 200 डिवाइडेड बाय 125 1 ज़ा 125, वी हैव 75, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0। सो 125 इंटू, तो देखो 125 इंटू अगर 5 करता हूँ तो 5 5 ज़ा 25, दिस इज 5 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज 12, अगेन 1 5 1 ज़ा 5 1 1 6, 625, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 6 5 ज़ा 30, 0, वी हैव 3, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 3 इज 15, 15 वी हैव 5, देन वी हैव 1, 6 1 ज़ा 1 प्लस 1 7, 750। तो ये हो गया 1.6, कितना है हमारे पास 1.6। सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर 200 divided by 125 into 10⁻³ this comes out to be 1.6 into 10⁻³ here it is V1 का स्क्वायर। सो भैया V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻³ एक काम करो, इसको लिखो 16 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज 4 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। चलो V1 मिल गया अपने को। अब हमें क्या करना है, dV/dt कैलकुलेट करना है। dV/dt कैसे मिलेगा, A1 V1 का प्रोडक्ट लेके। चलो A1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V1 इज 4 इंटू 10⁻²। सो हियर इट वुड बी -2 -6 -5, सो 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमने प्रैक्टिस करके रखे हैं तो ही आप फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, चलेगा ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कैरीज वाटर इन द स्ट्रीम लाइन फ्लो at a point along the pipe where the cross sectional area is 10 centimeters square, the velocity of water is 1 meter per second and pressure is 2000 pascal। तो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, लेट्स से दिस इज सेकंड सेक्शन। अगर फर्स्ट सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वहाँ पर वेलोसिटी V1 इज 1 मीटर पर सेकंड, तो एरिया को भी मीटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, एरिया 1 हो गया। यहाँ पर प्रेशर 1 की वैल्यू दी है, P1 इज हाउ मच 2000 पास्कल, 1 पास्कल इज न्यूटन पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बेसिकली 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आगे पूछा है, द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट, द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सेकंड सेक्शन पर हमें P2 पूछा है, ठीक है, प्रेशर एट वाटर एट अनदर पॉइंट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 देकर रखा है। सो बेसिकली A2 इज 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। P2 हैव बीन आस्क्ड, V2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है और P2 फाइंड करने के लिए बोला है। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 का यूज़ करेंगे, यहाँ से V2 पता चल जाएगा, और V2 पता चल गया तो बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से हम P2 भी फाइंड कर सकते हैं। सो A1 अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो दैट इज 10
into V1 is how much, 1 meter per second, A2 is 5, so V2 would be 2. सो A1 अगर 1 है तो यहाँ पर V2 कितना मिल गया, 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 5 1 जा 5 5 2 जा, है ना, उसी वैसे ही लिया है अपन ने. चलो अब P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हेड लेने की ज़रूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल पाइप है. सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, देखो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर. अब P2 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर, P1 प्लस 1/2 रो कॉमन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर एंड दैट वुड बी इक्वल टू P2 बचेगा. P1 की वैल्यू देकर रखी है 2000 पास्कल प्लस 1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, सो 1000 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. भैया V1 कितना था, V1 वॉज 1 मीटर पर सेकंड, सो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस V2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू P2. सो ये देखिए क्या आ गया, 2000 प्लस दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 3 दैट इज 1500. सो 2000 माइनस 1500 ये मिल गया हमें 500. तो P2 की वैल्यू जो है, P2 इज हाउ मच, 500 पास्कल. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट, water of density rho flows steadily through a horizontal pipe of variable cross section. The pressure of water is P at the point where flow of the speed is V. एक हॉरिजॉन्टल ऐसे पाइप दिया है, इसका ये पहला सेक्शन मान रहा हूँ मैं. प्रेशर ऑफ वाटर इज P एट द पॉइंट वेयर द स्पीड इज V. मान लीजिए यहाँ पर स्पीड V है, तो यहाँ जो प्रेशर है वो क्या है, P है. द प्रेशर एट अनदर पॉइंट इन द पाइप विच इज एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हैविंग स्पीड ट्वाइस ऑफ V. जहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ V स्पीड है वहाँ पर प्रेशर कितना, तो इसको मैं P2 लिख लेता हूँ. P2 पूछा है. तो अब बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं. वी नो P प्लस हाफ ऑफ रो V का स्क्वेयर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वेयर विच इज 2 टाइम्स ऑफ V होल स्क्वेयर. P2 फाइंड करना है, सो आई एम राइटिंग P प्लस 1/2 रो V स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ऑफ V स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू P2. सो P प्लस 1/2 रो कॉमन हियर, माइनस ऑफ 3V का स्क्वेयर. तो बेसिकली P माइनस 1/2 रो 3V का स्क्वेयर इज इक्वल टू P2. तो ये आ गया P माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ रो V का स्क्वेयर. सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, P माइनस 3/2 रो V का स्क्वेयर, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. At 2 points on a horizontal tube of varying cross section at radii R1 and R2, velocities of the fluids are V1 and V2. तो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो वेरी होने वाला है. तो ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले रहा हूँ. दिस इज सेक्शन 1, दैट इज माई सेक्शन 2. सेक्शन 1 पर जो रेडियस है दिस इज R1. यहाँ पर जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है फ्लूइड की वो है V1 और यहाँ का प्रेशर है P1. सेकंड सेक्शन की रेडियस है R2, यहाँ की वेलोसिटी है V2 और यहाँ पर जितना प्रेशर डिफरेंस की बात करी है तो वहाँ से पता चलता है प्रेशर इज P2. आगे बात करेंगे, velocities of the fluids are V1 and V2 and pressure difference is P1 minus P2. Between these points is h सेंटीमीटर ऑफ वाटर. मतलब P1 माइनस P2 को आप देखोगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू h सेंटीमीटर ऑफ वाटर. दैट मीन्स रो जी h कैपिटल बट इट इज इन द सेंटीमीटर. और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दैट वुड बी इंटू 10⁻⁻2 मीटर के फॉर्म में आएगा. तब जाके ये एसआई यूनिट के फॉर्म में प्रेशर डिफरेंस दिखेगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तब ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर. अब कैसे करेंगे, सीधा सीधा बर्नौलीज थ्योरम लगा लेना है. P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हेड कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, सो हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। अब भैया P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 इज रो G कैपिटल H इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 1/2। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, अच्छा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, रो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एंड हियर इट इज़ V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब रो रो कैंसिल, जी की वैल्यू बोली है 10 मीटर पर सेकंड, सो आई एम राइटिंग दिस 2 इंटू 10। कैसे हो गया 2, ये जो बॉटम में था राइट साइड में, इसे मैंने न्यूमरेटर में ला लिया है। सो 2 इंटू 10 इंटू h इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। so this is 20 times of h into 10 to the power minus 2, right? This is V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं अंडर रूट में ले लूँ तो ये हमारा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या हमें, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, तो और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आई कैन राइट दिस एज 20 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0.2 टाइम्स ऑफ h। क्या हो गया, ये जो 10⁻⁻² है उसे मैंने न्यूट्रलाइज कर लिया, सो दिस बिकम 0.2 टाइम्स ऑफ h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, एंड 0.2 इज व्हाट 1/5, सो अंडर रूट ऑफ h/5 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, सो h/5 अंडर रूट ऑफ h/5, यस ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ना। At 2 points on a horizontal tube of varying cross section, velocities of fluids are V1 and V2 and pressure difference is P1 minus P2 between these points is h centimeter of water। अब लास्ट के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इज। देखो कर लेते हैं, वेरिंग क्रॉस सेक्शन मान लो, ये है वेलोसिटी V1, दिस इज वेलोसिटी V2, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ पर प्रेशर P2, and P1 minus P2 is how much, rho g is h centimeter of water, so again h into 10 to the power minus 2 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ये बराबर है कि नहीं, so this whole part will be in the न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, so P1 minus P2 चलेगा ना। अब क्या करना है, फिर से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, P1 minus P2 is हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। Now P1 minus P2 is rho g h into 10 to the power minus 2 is equal to 1/2 rho. Now V2 square minus V1 का square, rho cancel, twice of gh into 10 to the power minus 2 into V2 square minus V1 का square। दिस वुड g की वैल्यू कितनी लिख, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g के फॉर्म में ही लिखना है। सो व्हाट डू आई गेट, अब देखो यहाँ पे जो h है, अगर मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ जी एच। h को अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ, सो ट्वाइस ऑफ जी एच इज V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अगर इनको अंडर रूट में ले लेता हूँ तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर 10 टू द पावर -2 लेता हूँ तो भी दिक्कत कुछ नहीं है, बट ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन मैच करना है, इसके लिए मैंने h को फिर से सेंटीमीटर में ही लिख लिया है, और तब जाके क्या आया, ट्वाइस ऑफ जी एच रेज टू द पावर 1/2, दिस इज द आंसर। सो ट्वाइस ऑफ जी एच रेज टू द पावर 1/2, दिस इज माई आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ विंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड ब्लोज पैरेलल टू अ रूफ ऑफ अ हाउस, द एरिया ऑफ रूफ इज 300 मीटर स्क्वायर। नाउ ऐसे मान लीजिए हाउस है, ठीक है, ये है मेरा हाउस, यहाँ से हवाएं बहुत तेजी से चल रही है और स्पीड देकर रखी है हवाओं की, कितनी देकर रखी है, 50 मीटर पर सेकंड। एरिया देकर रखा है रूफ का, कितना दिया है, 300 स्क्वायर मीटर। आगे क्या बोला है, अज्यूम दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 इंटू 1.2 kg पर मीटर क्यूब, सो रो इज इक्वल टू 1.2
kg per meter cube. Now the magnitude of force exerted by the wind on the roof is. तो हम जानते हैं बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन, उसके एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि अगर बहुत ज़ोर से स्टॉर्मी विंड चल रही हो तो समटाइम्स जो रूफ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रूफ उखड़ने के लिए क्या होगा, ऊपर की दिशा में फोर्स लगना चाहिए बाहर की दिशा में। ये कब लगेगा, अगर देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा उसी के प्रोपोर्शनली फोर्स लगेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो बर्नौलीज थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए आउटसाइड कंडीशन को मैं 1 बोल रहा हूँ, इनसाइड कंडीशन को मैं 2 बोल रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग P1 और प्रेशर आउटसाइड प्लस, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हेड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। चलेगा। नाउ V की वैल्यू मतलब V1 की वैल्यू है हमारे पास, बट अंदर में जो एयर है क्या वो ब्लो हो रही है, तो हम मानेंगे कि अंदर की जो एयर है वो रेस्ट में है। सो V2 क्या हो गया, 0 हो गया। सो व्हाट वी हैव इज P प्लस 1/2 रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस 0, क्योंकि V2 की वैल्यू है 0। अब देखिए इनसाइड जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर में वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा एज पर बर्नौली। सो आई कैन राइट हाफ ऑफ रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू P0 माइनस P एंड दैट इज माई प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल लगेगा। पहले प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हाफ ऑफ रो इज हाउ मच, रो इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब इंटू हाउ मच इज वेलोसिटी, इज 50 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर। दिस इज माई डेल्टा पी, ये है मेरा प्रेशर डिफरेंस। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो जो भी फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के। सो आई एम सिंपली राइटिंग एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू, देखिए ये कहाँ से आया, हमें पता है प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना चेंज प्रेशर में होगा उतना ही फोर्स अप्लाई होगा। So I can write delta F is nothing but delta P into A. But delta P is how much? Half of 1.2 into 50 का square into area is how much? 300 square meter. So यहाँ पर ये हो गया, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा F is equal to 1.2 का हाफ इज 0.6 इंटू 50 का स्क्वायर इज 2500 इंटू 300। सो देखिए 25 इंटू 3 75, 75 इंटू, सो ये हो गया 0.6 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर 4। चलेगा। तो इसको सिंपल करेंगे और तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 6 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ 6 इंटू 5 इज 30 इंटू 30 का 0 इंटू 3, 6 इंटू 7 इज 42 plus 3 is 450. So 450 into 10 to the power 3, that is 4.5 into 10 to the power 5. This is my option. तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा विच इज ऑप्शन सी। चलेगा। चलो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन, देयर आर 2 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टैंक कंटेनिंग फुल ऑफ अ लिक्विड. The tank is open at the top. The difference in the height between the two holes is h. As the liquid come out of the two holes of the tank, will experience a net horizontal force which is proportional to. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो ये जो टैंक है इसका टॉप मोस्ट सरफेस से पहला जो होल है वो x डिस्टेंस पर है, ऐसे में मान के चल रहा हूँ। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज x। बॉटम का जो होल है वो टोटल कितने डेप्थ पर हुआ, x प्लस एच। बॉटम के होल को मैं 1 कह रहा हूँ, जो ऊपर का होल है टॉप का उसको 2 कह रहा हूँ। अब यहाँ होता क्या है, जैसे ये 2 होल्स जो कि आइडेंटिकल एरिया वाले हैं, बोले हैं ना आइडेंटिकल स्मॉल होल्स, आइडेंटिकल है उनका एरिया, जैसे ये ओपन हो जाएंगे लिक्विड बाहर आएगा। लिक्विड जब बाहर आएगा तो क्या होगा, बिकॉज लिक्विड हैव सम मास, मान लीजिए ये लोअर पर्टिकुलर बॉडी है, this will have some mass multiplied by the velocity will give you the value of momentum here.
सिमिलरली इसको मैं P1 लिखता हूँ तो जो सेकंड होल है वहाँ पर ये होगा मोमेंटम P2। अब होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स। तो अगर दोनों के मोमेंटम में डिफरेंस है, मान लीजिए P1 का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है P2 का, तो जो बॉटम में फोर्स लगेगा वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू टॉप। तो इस तरीके से जो भी फोर्स आएगा वो हमें पता करना है किसके प्रोपोर्शनल है इन टर्म्स ऑफ दिस डिफरेंस इन द डेप्थ। ठीक है, तो इनमें से किसके प्रोपोर्शन में वो फोर्स है ऐसा पूछा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी को तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि v क्या होता है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g इंटू डेप्थ। अब यहाँ पर अगर v1 की बात होगी तो ट्वाइस ऑफ g इंटू ये हो गया x प्लस एच, क्योंकि फ्री सरफेस से तो उतनी ही डेप्थ पर है वो। और v2 कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू ये हो जाएगा x। ठीक है, सवाल क्या है, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम आते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाले पर। क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट dv बाई dt। ये हमने देखा था। अगर आप इस dv बाई dt को रो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी को रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलता था dm बाई dt विच इज मास फ्लो रेट। अगर मैं dt को 1 कंसिडर करूँ, 1 सेकंड कंसिडर करूँगा, तो रो ए इंटू वी इज बेसिकली मास हो जाएगा या मास फ्लो रेट ही होगा वो। ठीक है, सो आई कैन राइट, अगर मैं m1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है m1, तो m1 वुड बी इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी1। अब एरिया a1 a2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल स्मॉल होल बोले हैं, तो सेकंड में अगर एरिया है ए है तो फर्स्ट भी होल का एरिया ए ही होगा। देन डेंसिटी तो लिक्विड की सेम ही है दोनों केस में, इसलिए m1 इज रो ए v1, तो m2 क्या हो जाएगा रो ए v2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो हमारे पास इक्वेशन है। हमें फाइंड करने हैं मोमेंटम। चलिए पहला मोमेंटम P1 फाइंड करते हैं। सो P1 इज इक्वल टू m1 v1। नाउ व्हाट इज m1, रो ए v1 इंटू v1, सो दैट इज रो ए v1 का स्क्वायर। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा, P2 वुड बी रो ए v2 का स्क्वायर। अब जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ dt को तो मैंने 1 कंसिडर कर लिया है, सो आई कैन राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp। सो f इज डायरेक्टली dp क्या होगा, dp इज p2 माइनस p1 या p1 माइनस p2। अगर आप देखो यहाँ पर तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, बॉटम होल का या टॉप होल का, तो ऑब्वियसली बॉटम होल का, क्योंकि बॉटम होल की वेलोसिटी ज़्यादा है। सो आई एम राइटिंग हियर डेल्टा p इज नथिंग बट p1 माइनस p2। चलो, सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 कितना है, p1 इज रो ए v1 का स्क्वायर। सो रो ए v1 का स्क्वायर माइनस रो ए v2 का स्क्वायर। चलो, सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ए कॉमन आ गया, वी हैव v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब भैया देखो रो ए जैसे का वैसा, v1 कितना है, v1 इज 2g अंडर रूट ऑफ 2g x प्लस एच, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ g h प्लस एक्स माइनस v2 क्या है अंडर रूट ऑफ 2gx, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2gx ओनली, अंडर रूट हट जाएगा। सो अगेन देखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ए जैसे का वैसा, यहाँ पर 2gx प्लस 2gh आ रहा है, so I am writing 2gh plus let's say 2gx minus 2gx cancel, तो क्या बचा only 2gh। so f is directly proportional to h, f is directly proportional to h। यहाँ से हमें वो समझ में आ रहा है, which is our last option। तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, चलेगा। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, लास्ट जो हमने डिस्कस किया है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एकदम से नहीं समझ में आता है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमने इसके पहले करके रखे होंगे तो ही ये लॉजिक कुछ बनाता है, अदरवाइज डायरेक्टली समझ में आएगा नहीं, तो जल्दी से सॉल्व भी नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आया था लास्ट ईयर तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बर्नौलीज थ्योरम है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ वेयर वी कैन एंड अवर चैप्टर। लेट्स मीट विथ न्यू वीडियो next time. So till then, bye.